बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। अच्छा मेरा बेटा जी, आप लोग अच्छे तरीके से जो मेरे चैनल को कंटिन्यूसली देख रहे हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि अब तक मैं इस चैनल के ऊपर चैप्टर नंबर 1 अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर नंबर 2 अपलोड कर चुका हूँ और चैप्टर नंबर 3 अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब आप लोग वीडियो देखें तो अगर आपको वीडियो पसंद आए या वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को मजीद नई वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 जो है यानी कि मैथ का चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 बेसिकली किसके ऊपर है? फैक्टराइजेशन का। चैप्टर नंबर 4 बेसिकली क्या है? फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस का। ठीक है, तो इसमें आज जो हम लोग करेंगे इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 4.1। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 में सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है? फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। यानी कि क्वेश्चंस को हमने क्या करना है? फैक्टराइज करना है बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। यानी कि उसने क्वेश्चंस के अंदर जितने भी एक्सप्रेशंस दिए होंगे, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए होंगे, उन तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोगों ने देखना होगा कि कॉमन फैक्टर कौन सा है और जो सा फैक्टर कॉमन होगा उसको कॉमन निकाल लेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे। यानी कि अगर देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में देखो, पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है? 6x प्लस 12। तो सबसे पहले हमने 6x प्लस 12 में देखना है कि हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा है। इसमें दो तरह के एक्सप्रेशंस हैं या दो तरह की चीजें हैं। आप लोगों को नजर आ रहा है कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले हमने देखना होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं, कांस्टेंट वैल्यूज में से कोई चीज कॉमन निकलती है और कांस्टेंट वैल्यूज में से कॉमन निकालने का तरीका क्या होता है कि हम लोगों को देखना होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है क्या वो किसी टेबल पे डिवाइड होते हैं, किसी एक टेबल पे आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 6 और 12 है। 6 और 12 क्या किसी सेम टेबल पे आते हैं? हाँ, अगर मैं देखूं तो पहले 2 पे आते हैं। ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर तो 2 भी है, लेकिन हम लोग देखते हैं क्या इससे किसी बड़े टेबल पे आते हैं? हाँ, इससे बड़े टेबल पे भी आते हैं। किस पे आते हैं? 3 पे। ठीक है, तो फिर हम लोग 2 कॉमन नहीं लेंगे बल्कि किस पे आ जाएंगे? 3 पे। लेकिन 3 के बाद क्या हम लोग मजीद देखेंगे क्या किसी इससे भी बड़े टेबल पे दोनों आते हैं? हाँ जी, इससे बड़े टेबल पे भी आते हैं। दोनों किस टेबल पे आते हैं? 6 पे। ठीक है, यानी कि दोनों क्या करते हैं, ये कांस्टेंट जो है ये 6 भी 6 के टेबल में आता है और 12 भी 6 के टेबल में आता है। तो कॉमन फैक्टर के अंदर कांस्टेंट के लिए आपने हमेशा से ध्यान में रखना है कि जो सबसे लार्जेस्ट टेबल होगा आप लोगों ने वो वाला कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखो दोनों कांस्टेंट किस टेबल पे आ रहे हैं? 6 के टेबल में। ये भी 6 के टेबल में आता है और ये भी 6 के टेबल में आता है। तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, 6 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो मैंने कांस्टेंट में से 6 कॉमन निकाल दिया। उसके बाद देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल में हमारे पास यहाँ पे x है और यहाँ पे तो कोई x नहीं है। तो इसका मतलब है कि 6 के अलावा इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो दोनों के अंदर कॉमन हो या एज अ कॉमन फैक्टर जो है वो बाहर निकल सकती हो। तो देखें अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 6x में से 6 मैंने कॉमन ले लिया तो बाकी मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे x। तो अगर आप लोग 12 को देखते हो तो 6 2 जा, क्योंकि 6 कॉमन निकला हुआ है तो देखेंगे 12 जो है 6 के टेबल में कहाँ आता है? 2 पे। तो 6 2 जा 12। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। उसके बाद हम लोग करेंगे इसी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखें क्या है? 15y स्क्वायर, 15y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 20y। तो अगर इसमें कॉमन देखते हैं तो देखते हैं कि हम लोग 15 और 20, सबसे पहले 15 और 20 को चेक करेंगे। 15 और 20 जो है दोनों किस सेम टेबल के ऊपर आता है? तो हम लोग जानते हैं तो 15 भी 5 के टेबल में आता है और 20 भी 5 के टेबल में आता है। तो एक कॉमन क्या निकल आएगा इसका? 5। जिस सेम टेबल के अंदर दोनों आते हैं वो मैं क्या निकालूंगा? कॉमन निकालूंगा। उसके बाद वेरिएबल की तब देखो ये y स्क्वायर है और ये y है। तो इन दोनों में से एक कॉमन क्या है? y है। ठीक है, एक y स्क्वायर है दूसरा y है। तो छोटा सबसे जो कॉमन है वो बेसिकली क्या है? सिर्फ y कॉमन है। सिर्फ कौन सा है? y कॉमन है। तो हमने क्या कॉमन निकाल लिया यहाँ पे? 5 और 5 y कॉमन निकाले। जब 5 y कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे देखते हैं पहले 15 को देखते हैं वो क्या है? 5 3 जा 15 और y स्क्वायर में से एक y कॉमन निकला है और एक y हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखो 5 4 जा 20 और एक y था वो कॉमन निकाल लिया उसके अलावा, यानी कि ये 20 के साथ जो y था वो पूरे का पूरा कॉमन निकल आया, इसलिए 4 के साथ कुछ भी नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो ये था पार्ट नंबर 2। उसके बाद देखते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखें -12x स्क्वायर
माइनस 12x² और -3x। अगर देखो शुरू में 12x के साथ अगर माइनस आ जाता है 12x² के साथ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। जब दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि अब जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू क्या दोनों किसी एक टेबल पे जाती है। हाँ जी, हमें नजर आ रहा है कि दोनों 3 के टेबल में जाते हैं। ये भी 3 के टेबल में जाता है और ये भी 3 के टेबल में आता है। तो मैं क्या करूंगा, 3 को कॉमन ले लूंगा। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग 3 के अलावा कुछ और कॉमन निकलता है। हाँ जी, 3 के अलावा कौन सी चीज कॉमन निकल रही है, x। तो मैं 3 के साथ क्या कॉमन निकाल लूंगा, x कॉमन निकाल लूंगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और 3 4 3 कॉमन निकला हुआ है और 12 जो है 3 के टेबल में कहाँ आता है, 4 में। और x² में से एक x कॉमन निकला हुआ है और एक x इसके साथ आ जाएगा। और आगे देखो माइनस कॉमन निकाला है, माइनस कॉमन निकालने की वजह से ये माइनस चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस में। तो यहाँ पे देखो 3x में से 3 भी कॉमन निकल आया, x भी कॉमन निकल आया। तो यहाँ पे जब पूरे का पूरा कॉमन निकल आया तो बाकी हमारे पास क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। इज इट क्लियर। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। उसके बाद करेंगे हम लोग पार्ट नंबर 4। क्या करेंगे, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर क्या है, 4 क्या है, 4a² प्लस 8ab² प्लस 8ab²। तो सबसे पहले देखिए दोनों में से कॉमन क्या निकले। सबसे पहले कांस्टेंट को देखेंगे, क्या दोनों किसी एक टेबल पे जाते हैं। हाँ जी, दोनों एक टेबल पे जाते हैं। कौन से टेबल पे जाते हैं, 4 पे। उसके बाद a² और a कॉमन निकल आया। उसके बाद b और b² में से क्या कॉमन निकल आया, b कॉमन निकल आया। तो अगर हम लोग यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन में देखें तो 4 कॉमन निकल आया, तो 4 हम लोग नहीं लिखेंगे। a² में से एक a कॉमन निकल आया, तो एक a हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आगे देखोगे b कॉमन निकल आया, तो b हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद अगले पे आओगे 4 2 8, क्योंकि 8 जो है 4 के टेबल में कहाँ आता है, 2 पे। a जो है वो कॉमन निकल आया, तो a नहीं लिखोगे। और b² में से एक b कॉमन निकल आया और एक b हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये कौन सा पार्ट हो गया हमारे पास, पार्ट नंबर 4। उसके बाद हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। 5 क्या है हमारे पास, xy माइनस 3x² माइनस 3x² एंड प्लस 2x। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या कांस्टेंट जो है क्या तीनों में से कॉमन निकल रहा है। बाकी बात 2 के बाद 10 साथ कांस्टेंट है, तीसरे के साथ कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कांस्टेंट हमारे पास कॉमन नहीं निकलेगा। अब कांस्टेंट के बाद देखते हैं क्या कॉमन है तीनों में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है हमें, x। तो x में क्या कर लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। उसके बाद हमें कोई चीज कॉमन नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा वो सिर्फ क्या निकलेगा, x निकलेगा। अब अगर पहले एक्सप्रेशन के देखूं तो xy में से x कॉमन निकल आया, बाकी क्या रह गया, y माइनस इसमें से देखूं तो 3 वैसे ही आएगा। x² में से एक x कॉमन निकल आया और यहाँ पे क्या बच गया, एक x बच गया। प्लस अगले को देखूं तो 2x में से x कॉमन निकल आया और बाकी क्या बच गया मेरे पास, 2 बच गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। उसके बाद हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, 3a² b माइनस 9ab² और उसके बाद माइनस प्लस 15ab। तो मेरे बेटा जी देखें, सबसे पहले देखते हैं कि आपकी कांस्टेंट जो है वो कॉमन निकल रहा है। देखो क्या तीनों किसी एक टेबल पे जाते हैं। हाँ जी, तीनों कौन से टेबल पे जाते हैं, 3 के टेबल पे। तो मैंने क्या किया, 3 कॉमन निकाल लिया। अगर a² को देखो तो क्या कॉमन निकल रहा है, a। अगर b को देखें तो क्या कॉमन निकल रहा है, b। 3ab कॉमन निकाल लिया। अगर एक्सप्रेशन को देखो तो 3 कॉमन निकल आया, नहीं लिखोगे। a² में से एक a कॉमन निकल आया तो एक a लिख लोगे। और b पूरे का पूरा कॉमन निकल आया तो b हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद माइनस 9 जो है 3 के टेबल में कहाँ आता है, 3 पे। 3 3 9, a कॉमन निकल आया, नहीं लिखोगे। b² में से b एक कॉमन निकल आया और एक b हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद प्लस 15 जो है वो 3 के टेबल में कहाँ आता है, 5 पे। और a भी कॉमन निकल आया और b भी कॉमन निकल आया, तो ना a लिखा जाएगा इसके साथ, ना b लिखा जाएगा। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे से इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फैक्टराइज
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली, यानी कि हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है और साथ उसको रिप्रेजेंट करना है इसमें पिक्टोरियली। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को मेथड बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से हम लोग पिक्टोरियली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ सिंबल का समझना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। जब तक हम लोग उन सिंबल को नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे हम लोग इसको पिक्टोरियली जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे मैं 3 किस्म के सिंबल बनाऊंगा। नंबर 1, ये देखें, एक छोटा सा मैंने बॉक्स बना दिया, स्क्वायर सा बना दिया। एक मैंने बड़ा स्क्वायर बना दिया और एक मैंने रेक्टेंगल बना दी। ठीक है, एक मैंने क्या बना दी, रेक्टेंगल बना दी। यहाँ पे 3 शेप्स बनाई है मैंने। एक मैंने छोटा सा बॉक्स बना दिया, स्क्वायर टाइप बॉक्स बनाया। एक मैंने बड़ा स्क्वायर बनाया। ठीक है, क्या बनाया, बड़ा स्क्वायर बनाया। और एक मैंने रेक्टेंगल बनाई। सबसे पहले देखो, ये जो हमारे पास छोटा स्क्वायर है, ब्लॉक जो है, ये यूज करते हैं यूनिट के लिए। यूनिट से क्या मुराद है, यानी कि अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, तो इसमें देखिए 2 वैल्यूज जो है वो वेरिएबल के साथ है, तीसरी जो है वो विदाउट वेरिएबल है। जो विदाउट वेरिएबल होती है वो क्या होती है, यूनिट होती है। तो यूनिट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्मॉलर बॉक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, स्मॉलर बॉक्स। यानी कि 1, अगर यूनिट यहाँ पे 1 होगा तो 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स यूज करेंगे। अगर यहाँ पे 2 वैल्यू होगी तो यहाँ पे हम लोग यूनिट बॉक्स कितने यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। अगर यहाँ पे 3 होगा, जैसे यहाँ पे 3 है, तो उसके लिए जो यूनिट बॉक्स है वो हम लोग टोटल कितने यूज करेंगे, 3। जितनी यहाँ पे यूनिट की वैल्यू होगी हम लोग उतने यूनिट बॉक्स इस्तेमाल करेंगे। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। इज इट क्लियर? उसके बाद ये बड़ा बॉक्स डाला है, ये किसके लिए होगा, एक्स स्क्वायर के लिए। किसके लिए होगा, ये एक्स स्क्वायर के लिए, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय एक्स। यानी कि बड़ा बॉक्स जो है वो किसके लिए होगा, एक्स स्क्वायर के लिए। ये देखिए मैंने इसको ग्रे कर दिया। ग्रे से क्या मुराद, इसको शेड कर दिया। जो शेड होगा, जो शेडिड होगा, वो शेडिड जो है वो बेसिकली किसके लिए होगा, प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू के लिए। किसके लिए, प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू के लिए। और जो विदाउट शेड होगा, यानी कि अगर मैं ये लेता हूं इसके अंदर शेड नहीं करता, तो जो विदाउट शेड होगा वो माइनस एक्स स्क्वायर के लिए होगा। ये किसके लिए होता है, माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। और ये जो है ये किसके लिए होगा, प्लस एक्स स्क्वायर के लिए। इज इट क्लियर? ठीक है, जो शेडेड बॉक्स होगा वो बेसिकली किसके लिए होता है, प्लस एक्स स्क्वायर के लिए। और जो एम्प्टी होगा, जिसके अंदर शेड मौजूद नहीं होगा, वो बेसिकली होगा किसके लिए, माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। अगर यहाँ पे देखो मैं रेक्टेंगल के लिए, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो 1 के लिए मैं कितने बॉक्स बनाऊंगा, सिर्फ एक सिंगल बॉक्स बनाऊंगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ 2 आ जाता है तो उसके लिए मैं कितने बॉक्स बनाऊंगा, टोटल 2 बनाऊंगा। अगर 3 आ जाएगा इसके साथ तो कितने बॉक्स बनाऊंगा, 3 बनाऊंगा। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे यूनिट के लिए मैंने बताया, एक यूनिट के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 1 एक्स स्क्वायर के लिए 1, 2 एक्स स्क्वायर के लिए 2, 3 एक्स स्क्वायर के लिए 3 बनेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये किसके लिए, खाली एक्स के लिए। ये किसके लिए, खाली एक्स के लिए। अगर ये शेडिड होगा, अगर ये शेडिड होगा तो ये किसके लिए होगा, प्लस एक्स के लिए। अगर ये विदाउट शेड होगा, यानी कि उसको मैं शेड नहीं करता, तो ये किसके लिए होगा, माइनस एक्स के लिए। इज इट क्लियर? ठीक है, माइनस एक्स से मुराद यहाँ पे सिंबल प्लस है, तो प्लस के लिए मैं फिर ये वाला शेडिड लगाऊंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर मैं विदाउट शेडिड लगाता। ठीक है, तो यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल बॉक्स लेने हैं। वो बेसिकली कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये कितने लेने थे, 3। अगर यहाँ पे 1 है तो ये कितने लेने थे, 1। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट वैल्यू है उसके लिए हम लोग ये स्मॉल बॉक्स लेंगे, जो एक्स स्क्वायर है उसके लिए हम लोग ये वाला एक स्क्वायर बॉक्स लेंगे। और अगर मेरे पास एक्स वाली वैल्यू है उसके लिए मैं क्या लूंगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स लूंगा। और जब हम लोगों ने इसको फैक्टराइजेशन में कंबाइन करनी है, तो जो एक्चुअल शेप है वो एक्चुअल शेप हमने लेनी है, इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म करनी है। कितनी एक्चुअल शेप जो है वो क्या करनी है, हम लोगों ने रेक्टेंगुलर फॉर्म करनी है। क्लियर? तो देखिए मेरा बेटा जी, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास 5x प्लस 15। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 5x प्लस 15। इसको हमने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है,
पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए पिक्टोरियली अगर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर नहीं है। अगर इस एक्सप्रेशन में देखोगे तो इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है जो स्क्वायर बॉक्स बड़े वाला है वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स है, यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज होंगे। कितने रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज होंगे, 5। कितने रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज होंगे, 5। और कौन से वाले, पहले हम लोग, मैं इसको लिखूंगा कंक्रीटली फॉर्म में लिखूंगा, फिर इसको मैं पिक्टोरियली लिखूंगा, बनाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं इसको सिंबलिकली लिखूंगा, सिंबलिकली लिखूंगा। क्लियर। तो देखो कंक्रीट में पहले मैं इसको अरेंज करूंगा, ठीक है। कंक्रीट में वी अरेंज, आपको नजर आ रहा है 0 बॉक्स, ठीक है, 0 बॉक्स, 0 स्क्वायर फॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसके लिए कोई बॉक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर ही नहीं है। उसके बाद एक्स के लिए कितने बॉक्स बनाऊंगा, 5 प्लस, ठीक है, 5 फॉर प्लस एक्स, ठीक है। इसके लिए वी अरेंज 0 स्क्वायर फॉर 0 फॉर एक्स स्क्वायर, 5 फॉर प्लस एक्स एंड 15 फॉर यूनिट। 15 किसके लिए बनाऊंगा, यूनिट के लिए, क्योंकि यूनिट पे मेरे पास कितने हैं, 15। तो देखो सबसे पहले 5 बॉक्स बनाऊंगा मैं प्लस एक्स के लिए, रेक्टेंगल बनने हैं ना, 1 2 3 4 5, और सारे के सारे कौन से बनेंगे, शेडेड, क्योंकि प्लस है, और प्लस में मैंने क्या बताया था कि क्या बनेंगे, शेडेड। सारे के सारे क्या होंगे, शेडेड। और एक बात याद रखिएगा कि जो यूनिट बॉक्स होंगे वो हमेशा जो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यानी कि एक्स वाले जो बॉक्स है उसके नीचे आएंगे, ठीक है। कितने हैं, 15। तो पहले यूनिट बॉक्स ये 1 2 3 4 और 5, फिर इसी के नीचे 5 और 10 हो गए, फिर उसके बाद 5 और कितने हो गए टोटल, 15 हो गए। कितने हो गए टोटल, 15। इस तरह की ये कौन सी शेप बन जाएगी, रेक्टेंगल शेप बनेगी। स्क्वायर नहीं बन रही बल्कि रेक्टेंगल शेप बनेगी। रेक्टेंगल कैसे, ये देखो पहले ये काउंट करो, इसमें कितने बॉक्स अरेंज हुए हैं, पिक्टोरियल में रिप्रेजेंट करने लगा, कितने बॉक्स अरेंज हुए हैं, 5। कितने बॉक्स अरेंज हुए हैं, 5 बॉक्स अरेंज हुए हैं, किसके, एक्स के, यानी कि पहले मैंने क्या किया, 5 बॉक्सेस अरेंज है किसके, एक्स के। उसके बाद यहां पे कितने बॉक्सेस अरेंज हैं, कितने बॉक्सेस अरेंज है, 15 है ना, कितने बॉक्सेस अरेंज है, 15। लेकिन जो उसकी टोटल रोज बन रही है वो कितनी बन रही है मेरे पास, 3। कितनी रोज बन रही है, देखो एक बनी, एक ये वाली बनी, एक ये वाली बनी, और एक ये वाली बनी। टोटल कितनी बनी रोज, 3, 1 2 एंड 3। कितनी बनी, 1 2 एंड 3। क्लियर। तो देखें यहां पे मेरे पास टोटल कितनी आ गई, यहां पे मेरे पास प्लस 5x आ गया, यहां पे टोटल मेरे पास क्या है, प्लस 5x, यहां पे मेरे पास 5 आ गया, प्लस 5, यहां पे प्लस 5 आ गया, और यहां पे प्लस 5 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबलिकली, और सिंबलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले लिखेंगे ये 5। तो देखिए 5x प्लस, पहले क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 5, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 5, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये जो हमारे पास साइड पे है x, क्या आ गया, x, और फिर हमारे पास क्या है, प्लस 3। क्लियर। तो समझ आ गई, हम लोग पिक्टोरियली उसको पहले रिप्रेजेंट किया, सबको हमने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया। पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे कितने बॉक्सेस थे रेक्टेंगल के, 5। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, 5, और आगे मेरे पास ये 5 ये एज अ कॉमन, ऊपर जो होगा वो एज अ कॉमन फैक्टर होगा, ऊपर
जो है वो कॉमन फैक्टर होगा, और ये जो साइड पे है ये हमारे पास क्या है, जो रिमेनिंग बचेंगे कॉमन फैक्टर के बाद, ठीक है, वो आ जाएंगे। तो 5 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया, और आगे हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 3। बात समझ आ गई मेरे बेटा? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो देखिए एक चीज पहले हम लोग वी अरेंज 1 है ना इसके साथ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइल लगाएंगे, फिर 4 प्लस एक्स टाइल, ठीक है, उसके बाद एंड 3 फॉर यूनिट टाइल्स, ठीक है। अरेंज करें, पहले एक्स स्क्वायर के लिए बड़ा बॉक्स आता है, पता है आपको, अच्छे से पता है आपको, ठीक है। और क्या आएगा, ये शेडिड आएगा। क्यों शेडिड आएगा? क्योंकि प्लस एक्स है, क्योंकि क्या है, प्लस एक्स के लिए मैंने क्या बताया था, शेडिड आएगा। उसके बाद यूनिट टाइल्स देखें 3 है, पहले मैं क्या बताऊंगा, लगाऊंगा एक्स की टाइल्स, क्या लगाएंगे, एक्स की टाइल में कितनी लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कितनी लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा। 3 एक्स की टाइल लगाने का मकसद क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो यूनिट टाइल लगती है वो हमेशा किसके नीचे लगती है, ये प्लस एक्स की टाइल्स के नीचे। तो हमारे पास यूनिट टाइल्स कितनी है, 3, तो इससे मैंने स्क्वायर के आगे कितनी यूनिट टाइल लगाई, 3 यूनिट टाइल लगाई, तो 3 यूनिट टाइल के, सॉरी 3x प्लस एक्स टाइल लगाई, और 3x प्लस टाइल के नीचे मैं क्या करूंगा, 3 यूनिट टाइल लगाऊंगा, 1 2 3 यूनिट स्टाइल लगा दी मैंने। अब ये 3 यूनिट स्टाइल लगाने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे एक जो है वो प्लस एक्स स्टाइल बची, और वो जो एक प्लस एक्स स्टाइल है वो मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे अरेंज कर दूंगा। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? और ये सारी की सारी क्या आएंगी, शेडिड आएंगे। क्यों शेडिड आएंगे? क्योंकि मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज क्या है, प्लस में है, सारी की सारी वैल्यूज क्या है, प्लस में है। और मैंने क्या बताया, प्लस में होंगी तो क्या आएंगी, शेडिड आएंगी, क्या आएंगी, शेडिड टाइल्स आएंगी, ठीक है। यूनिट भी शेडिड आएंगे क्योंकि वो भी प्लस में है। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई मेरा? आई होप सो कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो देखें यहाँ पे मेरे पास एक टाइल आ गई एक्स स्क्वायर की, 3 टाइल्स आ गई मेरे पास एक्स की, यहाँ पे एक टाइल मेरे पास एक्स की आ गई, और 3 टाइल्स मेरे पास यूनिट की आ गई, ठीक है, क्लियर। अगर मैं इसको अब बनाऊं ऐसे सिंबल के साथ, बाय सिंबल और पिक्टोरियली, अब ये क्या था, कंक्रीट, ये क्या था, कंक्रीटली, ठीक है। अब क्या करूंगा, पिक्टोरियली, ठीक है। पिक्टोरियली में आपको नजर आ रहा है कि ये जो है मेरे पास, पहले ये आगे मेरे पास कौन सी, एक्स स्क्वायर की टाइल, यहां पे भी एक्स आ गया, यहां पे भी एक्स आ गया, ठीक है। और यहां पे मेरे पास 3x टाइल आ गई, तो यहां पे क्या आ गया, 3 आ गया, यहां पे क्या आ गया, 3 आ गया। और अगर यहां पे देखो, ये मेरे पास एक आ गई x टाइल, ठीक है, और आगे मेरे पास ये 3 जो है ये क्या आ गई, यूनिट टाइल आ गई। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, 1, यानी कि इन दोनों के लिए, 3 सब के लिए क्या है, 1 कॉमन, क्योंकि ये एक ही रो में है ना, जब एक ही रो में होंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 रोज थी, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आया, 3, और ये पूरी की पूरी 1 रो है, तो इसलिए इसके साथ क्या आया, 1 आया। इसे क्लियर? और ये भी पूरी की पूरी 1 रो है, तो इसके साथ भी क्या आएगा, 1 आएगा। और ये टोटल कितनी रोज थी, 1 2 3, 1 2 3, तो इसलिए इसके साथ क्या आया, 3 आया। तो आप देखें, सिंबलिकली इसका आंसर निकालूंगा, सिंबलिकली आंसर निकालने के लिए आप लोगों को पता है पहले क्या आएगा, मैंने क्या बोला था, कॉमन निकालना है पहले, ऊपर वाला जो है वो कॉमन होगा। ये मेरे पास आ गया x, क्या आ गया, x प्लस 3, ठीक है। और ये जो है हमारे पास जो बाकी बचता है रिमेनिंग, वो लिखा जाता है x प्लस 1। तो ये हमारा उसका फैक्टराइजेशन का आंसर निकलेगा।
किससे? पिक्टोरियली से हमने उसको रिप्रेजेंट किया किसमें? बाय सिंबल। इज इट क्लियर? बात समझ आई? पहले आ गया कंक्रीटली हम लोग इसको अरेंज करेंगे कि कैसे टाइल्स को अरेंज करना है। टाइल्स को अरेंज करने के बाद हमने उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया। पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के बाद हमने उसको बाय सिंबलिकली हम लोगों ने उसका आंसर शो कर दिया। इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? x+3 इंटू x+1। ठीक है, आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ चुके होंगे। अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 3? तो देखें, पार्ट नंबर 3 का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास x² + 6x + 8। क्या है? x² + 6x + 8। तो यहां देखो, पहले मैं कंक्रीटली अरेंज करता हूं इसको। कैसे? एक लगेगी x² के लिए, एक लगेगी x² के लिए, ये x और ये x। ठीक है, एक लग गई x² के लिए। ठीक है, अब हमने 6 टाइल्स लेनी है। कौन से वाली? 6 टाइल्स लेनी है हम लोगों ने। किसके लिए? x के लिए प्लस x के लिए। और ये एक टाइल थी क्योंकि इसके साथ 1 था, तो हमने क्या किया? इसके साथ 1 था तो इसके साथ क्या लिया हम लोगों ने? एक 1 था तो हमने x² टाइल ली। अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी 6 टाइल लेनी है हमने। कौन सी? रेक्टेंगुलर। 1 2 3। अब 4 लेके मैं रुक गया। क्यों 4 लेके रुक गया? क्योंकि मैंने आगे यूनिट टाइल्स भी देखनी है। यूनिट टाइल टोटल कितनी है मेरे पास? 8। अब मैं अगर यहां पे एक लाइन में 6 ले लेता हूं तो आगे उसके नीचे में अगर 8 टाइल्स लेता हूं तो मेरी जो यूनिट टाइल्स है वो तो 2 टाइल्स आगे निकल जाएंगी। उसके आगे मेरी वो क्या कहते हैं, एक्स की टाइल्स ही नहीं आएंगी। तो इसलिए मैं यहाँ क्या करता हूँ? 4 टाइल्स लेके रुक लेता हूँ। रुकने के बाद उसके नीचे, इन 4 के नीचे मैं क्या करता हूँ? यूनिट टाइल्स बनाता हूँ। 1 2 3 और 4। और फिर 1 2 3 एंड 4। तो देखिए यूनिट टाइल्स कितनी हो गई? 8 पूरी हो गई। अब आपको कैसा? यूनिट टाइल तो पूरी होगी, लेकिन हमारी जो एक्स की टाइल है वो तो भी 2 रहती है। तो एक्स की 2 टाइल्स हम लोग क्या करेंगे? यहां पे अरेंज कर देंगे। एक ये आ गई और दूसरी ये आ गई। इज इट क्लियर? तो सारी क्या आएंगी? शेडिड आएंगी। क्यों शेडिड आएंगी? क्यों शेडिड आएंगी सारी की सारी? क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यूज है। मैंने क्या बोला था? अगर पॉजिटिव होंगी तो क्या आएंगी? शेडिड आएंगी। तो सारी टाइल्स क्या हुई मेरे पास? शेडिड। और -x होती तो बिल्कुल सादी आनी थी, माइनस में होती तो। ये हमने कंक्रीटली इसको अरेंज कर लिया। कंक्रीटली अरेंज करने के बाद हम लोग इसको पिक्टोरियली अरेंज करेंगे। पिक्टोरियली अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखें, बॉक्स बनाने लगा हूं पूरा। ये देखें, ये मैंने बना लिया। इसमें देखें, पहले ये आ गई मेरे पास x और x की। क्या हो गया? ये x²। उसके बाद ये मेरे पास आ गई 4 टाइल्स। यहां पे आ गया 4x, यानी कि ये 4 और x मिलके क्या बन गया? 4x। उसके बाद यहां पे क्या आएंगी? यहां पे 2 आ गया और यहां पे क्या आ गया? 2x। क्योंकि ये देखें, क्योंकि कितनी रोज थी इसकी? 2 रोज थी ना। ठीक है, एक रो ये थी और एक रो ये थी, तो कितनी आ गई? यहाँ पे 2 रोज आ गई टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2x। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। 1 2 3 एंड 4 आ गया। इज इट क्लियर? 4 और 4 कितनी आ गई? यहाँ पे 8 आ गई। 4x, हाँ, यहाँ पे क्या आ गया? 8 आ गई टाइल्स। टोटल टाइल्स कितनी आ गई इसकी? 8 आ गई। ठीक है, ये हमने इसको क्या कर लिया? कंक्रीटली भी रिप्रेजेंट कर लिया, पिक्टोरियली भी रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको बाय सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। बाय सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। बाय सिंबल हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो मैंने क्या बोला था? पहले ये लिखोगे x+4। क्या लिखोगे? x+4। और नीचे जो है इसके साथ क्या लिखोगे? x+2। इज इट क्लियर? क्या लिखोगे? x+2। ठीक है,
तो आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। तो देखिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 बस सिंबल को थोड़ा समझना है, मुश्किल है। अब वो समझ आ जाए तो फिर क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाता है। तो देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4 है x स्क्वायर प्लस 4x, पार्ट 4 x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4। ये तो इंतहाई आसान है, ठीक है। देखो x के लिए वी अरेंज वन टाइल फॉर प्लस x स्क्वायर, 4 tiles for plus x and 4 tiles for unit क्लियर। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, पहले ये हो गया, ठीक है। अब देखो 4 टाइल्स हमारे पास यूनिट कितने हैं 4, तो हम लोग यहाँ पे 4 की 4 टाइल्स अरेंज कर लेते हैं एक ही रो में। और इसके नीचे यूनिट की भी 4 आ गई। यहां पे हमारे पास 4, मेरा बेटा जी अगर मैं 4 की 4 यहां पे अरेंज करता हूं तो मेरी तो रेक्टेंगुलर शेप ही नहीं बनेगी, क्योंकि इसके नीचे क्या आएगा, फिर इसके नीचे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे 2 टाइल्स, 2 यूनिट टाइल्स इसके नीचे, 2 यूनिट टाइल्स इसके नीचे, फिर यूनिट टाइल 2 इसके नीचे, फिर 2 यूनिट टाइल्स इसके नीचे, और ये 2 रेक्टेंगल, ये 2 रेक्टेंगल ये। अब 4 पूरी हो गई, क्योंकि अगर मैं 4 एक ही रो में ले लेता हूं तो उसके नीचे 4 तो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके नीचे क्या आएगा, तो मेरे पास तो कंप्लीट रेक्टेंगल ही नहीं बननी थी, ठीक है। तो ये देखें ये सारी क्या आएंगी, शेडिड, क्या आएंगी शेडिड, क्योंकि प्लस में है सारी, तो सारी क्या आ गई मेरे पास शेडिड। ठीक है, ये स्क्वायर बनेगा, क्योंकि अगर इक्वेशंस को देखो तो ये इक्वेशन होल स्क्वायर बन जाती है, और जो इक्वेशन होल अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगी। और जब ये कोई भी इक्वेशन जब उसकी फैक्टराइजेशन के बाद होल स्क्वायर बने तो उसकी जो शेप होती है वो फिर रेक्टेंगुलर नहीं बनती, उसकी जो शेप है वो भी क्या बनती है, स्क्वायर ही बनती है, क्लियर। तो देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे। और ये मैंने क्या बताया, ये शेप क्या बनेगी, बेसिकली स्क्वायर बनेगी। क्यों स्क्वायर बनेगी, क्योंकि आफ्टर फैक्टराइजेशन इसका जो आंसर आएगा वो स्क्वायर बनता है किसका, x प्लस 2 का। और जब x प्लस 2 का स्क्वायर बनता है तो जो शेप भी बनेगी वो क्या बनेगी, स्क्वायर फॉर्म बनेगी। तो देखो स्क्वायर फॉर्म बन गई ये, देखिए जी भाई सिर्फ पिक्टोरियली हम लोग रिप्रेजेंट करने लगे हैं। पहले क्या हुआ इसका, ये x तो क्या बन गया x स्क्वायर, और फिर ये 2 है तो क्या आ गया 2x, फिर ये 2 है, यहां पे क्या आ गया 2, तो ये क्या आ गया 2x, और यहां पे टोटल इसकी कितनी टाइल्स हैं 4। इज इट क्लियर, ठीक है। यूनिट की कितनी टाइल्स हैं यहाँ पे 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया, पहले ऊपर वाला आएगा x प्लस 2 और इधर भी क्या आएगा x प्लस 2, तो दोनों सेम है, तो क्या बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। इससे जो शेप भी बन रही है वो क्या बन रही है, स्क्वायर बन रही है। इससे पहले जितने भी हमने 3 क्वेश्चंस किए थे वहां पे ये वो आंसर जो है वो होल स्क्वायर नहीं बन रहा था, इससे जितनी भी शेप बनी थी वो सारी रेक्टेंगुलर बनी थी। लेकिन ये वाली शेप जो है वो स्क्वायर बनेगी, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, क्लियर। तो मेरे बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके लिए कोई प्रॉब्लम करता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डिस्कस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जैसा क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछोगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अकॉर्डिंग टू उसके आपका प्रॉपर रीजनेबल आंसर दे सकूं। तो मेरा बेटा अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ओके मेरा बेटा जी,
थैंक यू।